स्वागत आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। 2023 में जैसा हमास का इजराइल पर हमला था वैसा ही सिडनी में हुआ। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर दो बंदूकधारों ने यहूदियों पर अंधाधुंध गोलाबारी करते हुए 12 लोगों की हत्या कर दी। हमले के बाद से पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया और एक गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने पुष्टि की है कि बॉन्डी बीच के हमलावरों में एक की पहचान नवीद अकरम के रूप में हुई है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस वायरल है जो उसकी जेब से मिला है। ये नवीद लगातार फायरिंग करता दिखा। ऑस्ट्रेलिया में हुई फायरिंग को एक्सपर्ट हमास स्टाइल पैटर्न से जोड़कर देख रहे हैं। हमास ने जैसे इजराइल में नोवा फेस्टिवल को चुना था वैसे ही यहाँ पर हनुका के जश्न को नवीद और उसके साथी ने चुना। इनका मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं बल्कि यहूदियों के मनोबल को तोड़ना भी रहा। हनुका अंधेरे पर जीत का त्योहार है और हमलावरों ने उसी दिन अंधेरा फैलाने की कोशिश की। निहत्थे परिवारों को उनकी खुशी के पल में निशाना बनाना आतंकियों की रणनीति रही है। इधर इस घटना के बाद से भारत में यहूदी समुदाय के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी संगठन भारत में यहूदी त्योहार और यहूदी संस्थानों पर बड़े हमले की योजना बना सकते हैं। 14 दिसंबर से 8 दिन का यहूदी त्योहार हनुका शुरू हो गया है और इस हमले का क्या मकसद है, क्या मायने हैं, यहूदियों से चिढ़ की वजह आखिर क्या है, आज समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों की दिवाली पर अटैक। जैसा हमास का इजराइल पर हमला था वैसा ही सिडनी में हुआ। ऑस्ट्रेलिया में समुद्र किनारे त्योहार मना रहे यहूदियों पर फायरिंग। बॉन्डी बीच पर लाशें बिखरी दिखी। हमलावरों में नवीद अकरम का नाम सामने आया। ऑस्ट्रेलिया में समुद्र किनारे त्योहार मना रहे यहूदियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। बॉन्डी बीच पर दो लोग फायरिंग करते दिखे जिनके पास खतरनाक हथियार थे। देखिए कैसे ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर त्योहार मना रहे यहूदियों पर दो हमलावरों ने गोलियां बरसाई। डरावने वीडियो में बॉन्डी बीच पर बड़ी संख्या में लोग रेत पर दौड़ते हुए नजर आए। इसी दौरान तेज गोलियों की आवाज सुनाई दी। वीडियोस में काले कपड़े पहने दो लोग दिखाई दे रहे हैं जो सड़क पर खड़े होकर हथियारों से फायरिंग कर रहे हैं। आसपास मौजूद लोग चीखते चिल्लाते हुए जान बचाकर भागते दिखे। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने करीब 50 गोलियों की आवाजें सुनी। इस दौरान फायरिंग कर रहे हमलावर को पीछे से एक शख्स ने पकड़ लिया। इसके बाद उसने हमलावर पर बंदूक तान दी। देखिए कैसे बॉन्डी बीच पर हुई गोलाबारी के दौरान एक आम नागरिक ने हथियारबंद हमलावर को दबोच लिया। अपनी जान जोखिम में डालकर हमलावर से राइफल छीनता नजर आया। उसकी इस बहादुरी से कई लोगों की जान बच गई। हमलावर कार पार्क के पास राइफल से फायरिंग कर रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति जो सफेद शर्ट और काली पैंट पहने हुआ था कार पार्क में खड़ी गाड़ियों के पीछे झुककर आगे बढ़ता है। फायरिंग के बीच वो धीरे धीरे हमलावर के करीब पहुंचता है और अचानक उस पर झपटा मारकर राइफल छीन लेता है। इसके बाद हमलावर को जमीन पर गिराकर काबू में कर लेता है। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने पुष्टि की है कि बॉन्डी बीच फायरिंग में हमलावरों में से एक की पहचान नवीद अकरम के रूप में की गई। उसका ड्राइविंग लाइसेंस वायरल है जो उसकी जेब से मिला है। ये नवीद हाई पावर गन से लगातार फायरिंग करता दिखा। ऑस्ट्रेलिया में हुई फायरिंग को एक्सपर्ट्स हमास स्टाइल पैटर्न से जोड़कर देख रहे हैं। हमास ने जैसे इजराइल में नोवा फेस्टिवल को चुना था वैसे यहाँ हनुका के जश्न को नवीद और उसके साथी ने चुना। इनका मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं बल्कि उस समुदाय के मनोबल को तोड़ना है। हनुक्का अंधेरे पर जीत का त्योहार है और हमलावरों ने उसी दिन अंधेरा फैलाने की कोशिश की।
निहत्थे परिवारों को उनकी खुशी के पल में निशाना बनाना आतंकियों की पुरानी रणनीति रही है। हमले में इजराइल ऑस्ट्रेलिया यहूदी परिषद के अध्यक्ष ऑर्सेन ऑस्ट्रोविस्की भी घायल हुए। ऑस्ट्रोविस्की के सिर में चोट आई, लेकिन उनका कहना है कि वो ठीक है। पुलिस ने एक हमलावर को गोली मार दी, जबकि दूसरा हमलावर पकड़ा गया है। प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज ने गोलाबारी की घटना पर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, बॉन्डी के हालात बेहद भयावह और दिल दहला देने वाले हैं। पुलिस और इमरजेंसी स्टाफ मौके पर मौजूद है और लोगों की जान बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरी संवेदनाएं प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मैंने कमिश्नर और न्यू साउथ वेल्स के गवर्नर से बात की है। हालांकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे लेकर बड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर हुए इस हमले का उसे बदला लेना चाहिए। सिडनी में सुरक्षा हालात को देखते हुए यहूदी बोर्ड ऑफ डेप्यूटीज ने यहूदी समुदाय के लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। बोर्ड ने अगले आदेश तक सभी कार्यक्रम को बंद कर दिया है। यहूदी समुदाय के नेता पुलिस और सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं। हनुक्का उत्सव ऑस्ट्रेलिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों की एक मजबूत कम्युनिटी है। हनुक्का को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी कि रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। ये यहूदी धर्म का 8 दिनों तक चलने वाला उत्सव है। हिब्रू भाषा में हनुक्का का अर्थ होता है समर्पण। दिवाली और हनुक्का दोनों ही रोशनी के बिना अधूरे हैं। शायद इसीलिए हमलावरों ने त्योहार का दिन चुना। यह घटना ऑस्ट्रेलिया में करीब 3 दशक की बड़ी मास शूटिंग है। इससे पहले मास शूटिंग की घटना 28 अप्रैल 1996 को हुई थी, जिसे पोर्ट ऑर्थर नरसंहार के नाम से जाना जाता है। इस घटना में मार्टिन ब्रायंट नाम के व्यक्ति ने तस्मानिया के पोर्ट ऑर्थर में 35 लोगों की हत्या कर दी और 23 को घायल किया था। इसके बाद देश में सख्त गन कंट्रोल कानून लागू हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। अब आपको यहूदियों पर हमले की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। 14 दिसंबर 2025 ऑस्ट्रेलिया हनुक्का फेस्टिवल पर यह हमला किया गया। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल हमास का नोवा फेस्टिवल पर हूबहू उसी तरीके से हमला। तो 2023 में जिस तरीके से हमास ने इजराइल पर हमला किया था, क्योंकि उस वक्त नोवा फेस्टिवल का वहां पर आयोजन किया गया था और उसी वक्त उसी फेस्टिवल को चुना गया और वहां पर हमला किया गया। और जैसे ही हमास ने हमला किया, बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से हमला आज वहां पर किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। आपको बता दें कि हनुक्का फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा था। 2000 से भी ज्यादा लोगों की वहां पर मौजूदगी थी और अचानक से 2 नकाबपोश वहां पर पहुंचते हैं, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और हुबहू वही तस्वीरें जो 2023 में देखी गई थी हमास और इजराइल के बीच, बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में भी देखने को मिली हैं, जहां पर लोगों की मौजूदगी थी। 2000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे और वहां पर जश्न का माहौल था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले पल क्या हो जाएगा। और वो जश्न का माहौल जो है यहाँ पर मातम में तब्दील हो गया। 2 नकाबपोश पहुंचते हैं, अंधाधुंध एक करके कई राउंड वहां पर फायरिंग करते हैं। जो चश्मदीद थे वो बता रहे थे कि फायरिंग की आवाज जो है वो दूर तक सुनाई दी। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पर एक रेस्टोरेंट में फंस गए थे और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर वॉन ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि मैं भी बॉन्डी बीच पर एक रेस्टोरेंट में फंस गया था, लेकिन अब सुरक्षित घर पहुंच गया हूं। बॉन्डी के रेस्टोरेंट में बंद हो जाना बहुत डरावना था। आपातकालीन सेवाओं और आतंकवादी का सामना करने वाले व्यक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो वहाँ का जो मंजर था, जो हालात वहाँ पर बने थे, उसका जिक्र पूर्व क्रिकेटर की तरफ से किया गया और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर हाल बना हुआ। फिलिस्तीन को मान्यता और अब सिडनी में खूनी खेल को लेकर ऑस्ट्रेलिया पर इजराइल भड़क गया है। आपको बता दें कि इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को यहूदियों पर हमले की आशंका थी, जिसे नजरअंदाज किया गया। मैं हनुक्का कार्यक्रम में हुई गोलीबारी से हैरान हूं। ये पिछले 2 सालों में ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर यहूदी विरोधी हिंसा के नतीजे हैं, जिनमें यहूदी विरोधी और भड़काऊ नारे लगाए गए जो आज सच हो गए। ऑस्ट्रेलियाई सरकार, जिसे अनगिनत चेतावनी संकेत मिले थे, उसे होश में आना चाहिए। यहूदी विरोधी आतंकवाद को कोई सीमा नहीं है, उन्होंने इसका जिक्र किया, लेकिन मारे गए लोगों का खून ऑस्ट्रेलियाई सरकार के हाथों पर है। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बैन गुवेर ने कहा है कि ये अलग
फिलिस्तीनी राष्ट्र की मांग का परिणाम है। हनुक्का पार्टी में कई मास शूटिंग के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार का फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का फैसला जिम्मेदार है और ऐसे में लगातार वो तमाम रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल वहां पर किस तरीके से हालात बने हुए हैं उसका भी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। आखिर ये इस तरह की तस्वीरें क्यों देखने को मिली? जिस तरीके से हमास ने इजराइल पर अटैक किया था 2023 में, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर यहाँ पर भी देखी गई है। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका तारुफ करा दूं। रिटायर्ड कर्नल दानिश नैन डिफेंस एक्सपर्ट है और साथ ही हमारे साथ श्रुति दास गुप्ता विदेश मामलों की जानकार, जैद अनवर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का। सबसे पहले तो मैं कर्नल साहब मैं आपके पास ही आऊंगी, दानिश जी मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या ये जो हमला हुआ है वो लोन वॉल्फ अटैक कैटेगरी में इसको रख कर देखा जा सकता है? नहीं, डेफिनेटली देखा भी जा सकता है, लेकिन अभी तो तहकीकात चल रही है। इसको इस स्टेज के ऊपर इसको फाइनलाइज कोई भी मोड़ दे देना गलत होगा। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन अभी पूरी सीक्रेट जो एजेंसीज हैं ऑस्ट्रेलिया की भी, और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि इजराइल तो इसमें काफी एक्टिव होगा, क्योंकि इजराइल तो अपने किसी भी नागरिक के मरने के बाद या ऐसे जो मार दिए जाते हैं वो इसको हल्के में लेने वाला है नहीं। लेकिन बात एक बड़ी साफ समझ में आ रही है कि जितने भी ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं और खासकर ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, उसमें शामिल हो गया, ये सब कंट्रीज ने जो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो ये हेट्रेड फैलाने का और ये नफरत फैलाने का जो एक लाइसेंस लोगों को दिया हुआ है, और ये कई लोग कह चुके हैं कि आने वाले टाइम में ये इन सब लोगों के लिए वैसे ही वारदात लेके आएगा जैसे हमने हमास की देखी थी नोआ फेस्टिवल पे 7 अक्टूबर को, या अब देखी है 14 नवंबर दिसंबर को। इस तरह की चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि कट्टरपंथी जो विचारधारा है, खासकर एक इस्लाम की, वो बहुत बड़े स्तर के ऊपर कई कई स्टेट्स जैसे कि पाकिस्तान हुआ, ऐसे स्टेट्स ऐसी कंट्रीज अपने एक पॉलिसी मान के चल रही हैं। और जब इसको इस स्तर पे प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी उसको सपोर्ट किया जाएगा, तो लाजिम सी बात है कि जो ये जैसे कि आप देखो नदीम जिसने ये किस्सा किया है, एक वन ऑफ द आतंकवादी जिसको आप कह सकते हैं, आज का किस्सा जो हुआ है उसने जो किया है, कहां से इसका पता लग रहा है? ये आया हुआ है पाकिस्तान से। क्या करता था? ड्राइवर के नाते आया था। तो लाजिम सी बात है कोई बहुत बड़ी ऊंची डिग्री तो लेके नहीं घूम रहा होगा, मदरसे में ही पढ़ा होगा। और अगर मदरसों में पढ़े हुए लोग को पाकिस्तान, जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, मैं आपको बता दूं तरन्नुम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट निकाली थी आज से 2-3 साल पहले, फ्यूचरिस्टिक स्टडीज ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी। उसके अंदर ये बात क्लियरली कह दी गई थी कि पाकिस्तान जो है, दुनिया की अगर 200 तंजीमें हैं आतंकवाद की, टेररिज्म की, उनकी 2/3 या तो पाकिस्तान में रहते हैं, या पाकिस्तान से फंडेड है, या ट्रेंड है, सपोर्टेड है, या बाहर एक्सपोर्ट किए गए। तो अब मैं समझता हूं कि इस तरह का कोई भी स्टेट हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे तुर्की हो, चाहे जो जिस भी स्टेट के अंदर ये चीज आ रही है, अब वर्ल्ड वाइड दुनिया को इसका बहुत ही ज्यादा गहन, यानी बहुत ही ज्यादा इसका जो है नोटिस लेना होगा। और इसके ऊपर अब टाइम आ गया है कि कितना लहू बहाएंगे हम लोग और इनको। और मैं तो ये कहूंगा कि वाई ओनली दिस थिंग, जो आपका ये पहलगाम का हुआ था वो भी तो सेम था। पहलगाम वाला इंसिडेंट भी बिल्कुल हमास के स्टाइल में था। तो हमास के अंदर जो कहते हैं कि पीओके के अंदर पिछले इस साल के बिगिनिंग में हमास के कुछ लोगों को जब एक रैली हुई वहां पे आतंकवादियों की, उसमें देखा गया था। और जो ये नदीम आया है हमास जैसी स्टाइल में, जिसने आज ऑस्ट्रेलिया में कारनामा किया है, तो क्या हमास जो है वो गठजोड़ कर चुका है लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद या इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस के साथ में? ठीक है अनवर साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि नदीम का इसमें नाम सामने आ रहा है और इस तरीके से हमला और एक मुस्लिम समुदाय के शख्स का नाम सामने आना और अपने आप में मुस्लिम समुदाय को लेकर एक छवि भी क्रिएट की गई है, क्या उस छवि को और मजबूती मिल जाती है? देखिए, दुनिया पहले समझिए कि मुल्क, पूरा दुनिया किस तरह बदल रहा था। जब अमेरिका में आपको माइग्रेशन के लिए कानून चेंज होता है
जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करती हैं, पहला सवाल ये है कि इतना सिक्योरिटी बॉर्डर कंट्रोल, इतना सिक्योरिटी स्ट्रांग होने के बाद भी वहां गन कैसे पहुंचा, सवाल ये है। ठीक है जी। दूसरा सवाल ये है कि पूरे दुनिया में एक नजरिया बदल रहा था ओवरसीज नेशनैलिटी के लिए। प्लीज यूज दिस वर्ड, मुसलमान छोड़ के पहले ये अल्फाज इस्तेमाल करिए कि ओवरसीज नेशनैलिटी। पूरे दुनिया में एक नजरिया बदल रहा था। अमेरिका अपने अपने इमिग्रेशन लॉ में बहुत कुछ चेंज किया, उसके साथ साथ इंग्लैंड ने भी चेंज किया, और ये पूरी दुनिया में बदल रहा था। अभी जो हादसा हुआ है ये टेररिस्ट अटैक है। तो मजहब के साथ जोड़ के बात करिए। कहा मैं एक मजहब से आता हूँ, तो आप मुझे से ही सवाल किया है तो आपके दूसरे नजरिया से दिखेगा, मगर मैं यहाँ से बैठ के ये कह सकता हूँ, जब भी जूइश का मामला आया आप है उसी मजहब से मैं भी हूँ, क्योंकि जी 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 इस मेरी बात तरीके से कंप्लीट करने दीजिए, बिल्कुल इस तरीके से कंप्लीट करने सवाल दीजिए, तो उठेगा। कंप्लीट करने हाँ बिल्कुल, बहुत आप गलत कंप्लीट तरीका करने है दीजिए, बात। नहीं कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। मैं किसी पर जब जब देखिए ना, इन कुरान पे जब इनके लिए आसमानों से खाना आया है, इसे नाशुक्रा कौम कहा गया है। मेरी बात को समझिएगा, वो किस तरह से डिलिब्रेट किया जाता है, जनरेशन के सामने ये सवाल होता है। मैं एक हिपोक्रेट मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल मुसलमान हूँ, और मैं लंदन से बैठ के आपके चैनल में बात कर रहा हूँ। बात को समझिएगा, तो मुझसे वही नजरिए से बात करिए, मजहबी तौर पे बात करिएगा, बात नहीं हो पाएगा। दुनिया के कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान अगर दुनिया का सबसे खराब लोग को पैदा करता है, सबसे अच्छे लोग को भी पैदा करता है। मलाला यूसुफ को भी उसी ने पैदा किया, पूरे दुनिया ने उसको नोबेल प्राइज दिया। तो बात पूरे दुनिया में अच्छे बुरे लोग पूरे दुनिया में है। बिल्कुल बिल्कुल अनवर साहब, हम तो अब आपकी आते इस हैं बात से मजहबी बिल्कुल तौर मैं पे। हर इत्तेफाक मजहब रखती हूँ, मैं बात आपकी इस सुनिए, बात बात से सुनिए, बिल्कुल। आप बात सुनिए, सुनिए, मेरी बात को बात समझिए सुनिए, आप अनवर बात साहब, सुनिए। मैं आपकी इस बात को बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखती हूँ आपकी इस बात से, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा ना, सिर्फ ये आपके और मेरे सोच से कुछ नहीं होगा। देखिए, अभी ओवरसीज नेशनैलिटी सबसे बड़ा फिगर होता है जब आप कोई मुल्क में एंट्री करते हैं। मैं इंडियन हूँ, मैं यहाँ जैद अनवर मोहम्मद मुसलमान पहले नहीं कहलाता, आई एम रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहलाता हूँ जब मैं क्रॉस द बॉर्डर करता हूँ। मेरा आइडेंटिटी पहले मुसलमान नहीं होता है, पहले 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 इंडिया होता है। आपका हो सकता है कि आप कोई मजहब को लेकर कैरी करती होंगी, मगर जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, एज अ ट्रैवलिंग पासपोर्ट में मुझे रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है। उसी तरह हर मुल्क का एक नेशनलिटी एंथम होता है, तमाम चीज होता है। यही प्रोटोकॉल है, यही यही परंपरा है, यही निजामत है जो लेके चलते हैं हम आगे। अब आते हैं जो बंदे ने किया, सवाल इस पे आइए। जिस बंदे ने किया 2 घंटे के बाद जब डिक्लेयर हुआ है, तो वो नदीम साहब दिख रहे हैं। मानता हूं कोई नदीम नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि ओवरसीज नेशनलिटी है। अभी मामला क्या आएगा, हमारे बच्चों को, सब कंट्री के बच्चों को, देसी बच्चों को मामला ये आएगा अभी माइग्रेट करने में, ये स्टूडेंट वीजा लेने में, तमाम के तमाम जो रुख बदल रहा था दुनिया का, वो जाके ऑस्ट्रेलिया की तरफ नरमी दिख रहा था। अभी ऑस्ट्रेलिया नरम नहीं दिखेगा इस मामले में। अब सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से बहुत से लॉ एंड ऑर्डर चेंज होंगे। ठीक है श्रुति जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ बिल्कुल हूबहू 2023 में हमने देखा कि किस तरीके से हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। क्या सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट है, ये माइंडसेट क्लैशेस हैं, या फिर वजह कुछ और है? देखिए, पहले तो मैं जैद साहब का बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ कि एक वीडियो आया है आगे, जिसके अंदर एक इंसान ने वो जो अटैक कर रहा था उससे गन छीन के उसको रोका, और उनको भी चोट लग गई। वो भी एक मुसलमान ही थे, फ्रूट वेंडर थे, और वो भी ऑस्ट्रेलियन ही थे। तो ये बात सही है जो वो कह रहे हैं कि हर मुसलमान नहीं है, लेकिन जो भी टेररिस्ट अटैक आजकल के दिन में आ रहे हैं, स्पेसिफिकली जो एंटी सेमिटिज्म वाले, जो एंटी जू सेंटिमेंट के साथ आ रहे हैं, उसके अंदर मुसलमान ही नजर आते हैं। और इसका जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है वो एक अलग बात है। इसका करंट जियोपॉलिटिकल स्टेटस जो है इजराइल और पैलेस्टीन और गाजा लेकर, उसके अंदर भी एक कॉन्टेक्स्ट है। तो इसमें अगर आप ये समझें, जो अभी जो ये प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्ट हुए 2025 में ये 2022 में भी थे, इन्होंने इलेक्ट होने के बाद एक ऑस्ट्रेलियन इमाम काउंसिल को 27 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का ग्रांट दिया था। वो ग्रांट देने से पहले उसी के एक टॉप क्लेरिक थे जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम क्लेरिक्स या करके जो है, जो कतार बेस्ड एक है, IUMS करके, तो उसने जो है, इनके टॉप क्लेरिक भी हैं वो ऑस्ट्रेलिया में, और उन्होंने बैठ के जिहाद डिक्लेयर किया था जूस के खिलाफ। और ये डिक्लेरेशन आने के बाद भी उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ था। अभी एटलीस्ट फॉर्मली तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है ना, हमें जो इनका इमामों की जो काउंसिल थी उनका भी कोई एक्शन दिखा कि भाई उनको बर्खास्त कर दिया गया या उनको स्टेज परफॉर्म करना बंद कर दिया, या उनके फतवा जो उन्होंने डिक्लेयर किया, फतवा निकाला था उन्होंने स्पेसिफिकली। तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन जो है उसको प्रमोट किया गया, और उसको प्रमोट करने के साथ में जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उनके स्पीचेस सुन लीजिए, वो प्रो
गाजा प्रो पैलेस्टाइन इस लेवल तक चले गए कि वो एंटी इजराइल हो गए। और एंटी इजराइल अनफॉर्चुनेटली जूस एक बहुत छोटी कम्युनिटी है और वो बहुत छोटी पॉकेट्स में सब जगह रहती है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ अच्छा श्रुति, यहाँ पे ये भी समझेंगे जो फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का जो फैसला वहाँ की सरकार ने लिया है, क्या उसका खामियाजा आज भुगता जा रहा है? ये तो कितने सारे नेशंस ने लिया है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने नहीं लिया है। पर इसके अंदर जो स्पीच दी गई है वो स्पीचेस के अंदर एंटी इजराइल एंटी सेमिटिज्म वाला एक एक्शन आ गया था। प्रो पैलेस्टाइन होना और एंटी इजराइल या एंटी जूइश होने में थोड़ा सा फर्क है, और ये ज्यादातर पॉलिटिशियंस जो हैं वो बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं। और ये जब आप ऐसे लोगों को आप पैसे देते हैं जो जिनके काउंसिल के अंदर फतवा निकालने वाले लोग हैं, तो वो उस आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करता है। और वो जो $27 मिलियन दिए थे वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इस्लामोफोबिया के नाम से दिए गए थे। तो आप समझ सकते हैं जिनको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिनके मस्जिदों में आप बोल रहे हैं इस्लामोफोबिया फैल रहा है, आपकी 4% आपकी जो है मुस्लिम आबादी है ऑस्ट्रेलिया की, और 10% क्रिमिनल्स जो हैं उनके जेलों में वो मुस्लिम हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि इट इज नॉट बैलेंस्ड, ये अप्रोच उनकी बैलेंस्ड नहीं थी। इनको $40 मिलियन जो उनका 40 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का जो उनका टोटल बजट था फॉर सिक्योरिटी, उसमें से 27 उन्होंने इन इमामों को दे दिया। तो देयर इज अ डिसबैलेंस एंड वी शुड एक्सेप्ट इट। हमें उसको एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना चाहिए इस कॉन्वर्सेशन के अंदर कि ये जो अटैक हुआ है ये ऑब्वियसली, और आप कह रहे हैं ये सिर्फ गोलियां चली, नहीं, उन्होंने एक कार वहां से बरामद करी है। 2 अटैकर्स में से एक की वो कार थी जिसके अंदर आईईडीज लगी हुई थी। तो ये एक बड़ा केओस का एक मामला था, यानी कि प्री प्लान तरीके से इसको अंजाम दिया गया। अनवर साहब आपके पास ही आऊंगी, क्या कह रहे थे आप? देखिए, ये टेरर अटैक है, ठीक है जी, ये मामला तो क्लियर हो चुका है। दूसरी बात है कि जूइश का जो मामला है छोटे छोटे हिस्से में पूरे दुनिया में अगर है ये हैं, मगर ये आके जुड़ते एक जगह है। जब ये मुल्क बना था तो यहाँ से एक पॉलिसी पास हुई थी कि आप दुनिया के कोई भी हिस्से में रहिए मगर आपको सिटीजनशिप ऑफ द इजराइल का मिलेगा। तो ये मामला तो आप यहाँ, ये मामला जो आप इंग्लैंड में रहे, अमेरिका में रहे, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे न्यूजीलैंड में, इजराइल इसमें इन्वॉल्व करेगा, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं कि आपने जो बात रखी, ग्लोबल पूरे दुनिया में एक माहौल बन चुका था। मैं बहुत अच्छे अल्फाज में बात कह रहा हूँ, हम जैसे सब कॉन्टिनेंट के लिए एक जहन बना चुका था। आप देखिए अमेरिका ने क्या जहन बनाया हमारे बच्चों को कहां से कैसे भेजा और किस तरह का पॉलिसी इख्तियार कर रहा था। अभी जो मामला आएगा ये ओवरसीज नेशनैलिटी है, एक डेकेड पहले आएंगे, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिएगा। ओवरसीज नेशनैलिटी इसलिए कर रहा हूँ, मानता हूँ वहां पैदा हो गए होंगे मगर उनके दादा कहीं ना कहीं से माइग्रेट करके गए, वहां के नहीं थे। तो ये मामला जो है इसको ओवरसीज नेशनैलिटी कहा जाता है, जिसे ON कहते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। और मैडम ने कहा जेल का मामला, जेल में जितने ही मुसलमान हैं पूरे दुनिया से, उसमें जितना ये बता रही हैं मुसलमान, उसमें एक अच्छी जिंदगी खोजने के लिए लोग वहां पहुंचे हैं, जिसे आप कह लें कि इलीगल माइग्रेंट कह लें, जो पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं, उन तमाम जो उनके पास फैसिलिटी नहीं मिलती है तो वो क्राइम करते हैं, तो वो क्राइम का रेट अप डाउन होता रहता है। तो इन्होंने एक आइलैंड है जिसको इन्होंने बाकायदा TT साइन किया, ऑस्ट्रेलिया में लोगों को वहां भेज रहे हैं आस्ते धीरे। ठीक है, आऊंगी श्रुति जी, मैं आपके पास नजरिया आप, लेकिन मैं सबसे पहले दानिश जी मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि इजराइल के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया को यहूदियों पर हमले की आशंका पहले से थी। क्या दिनेश जी, इंटेलिजेंस और सर्विलेंस सिस्टम की यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है? डेफिनेटली है, इसमें कोई शक ही नहीं है तरन्नुम, क्योंकि जहां तक सवाल है ऑस्ट्रेलिया का, इसी ऑल इंफॉर्मेशन उनके पास थी पहले से, तो लापरवाही बरती गई। और खासकर ऐसे समय पे जब देख रहे हैं कि यहूदियों के ऊपर जो है पूरी दुनिया के अंदर इस बात के बारे में लोगों को अलार्म किया हुआ है, सब कुछ सब जगह सब कंट्रीज के अंदर है, तो ये तो है ही है। लेकिन मैं अगर इजाजत हो तो मैं श्रुति की बात को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए जैद साहब से जरूर बात करना चाहूंगा। देखिए जैद साहब, हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी ना ओवैसी साहब हैं जिससे पूरा पाकिस्तान कांपता है, तो ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उनकी करता हूँ, बिकॉज एक ऐसे मुस्लिम नेता जो कि जिससे पाकिस्तान जो है घबराता है और जो हिंदुस्तान के लिए खड़े हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग तो मतलब आप समझ सकते हो हमारी भावनाएं मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस इस्लाम को जो पाकिस्तान के अंदर है और जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर उस इस्लाम को फैलाने की कोशिश की जा रही है नफरत के तौर पे, मेरा उससे डेफिनेटली एतराज है, बिकॉज ये आपके। लेकिन दिनेश जी, इस बात को भी समझना होगा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है और वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। दिनेश जी, श्रुति जी,
अनवर जी, आप तीनों ने अपना बहुत बहुत कीमती वक्त न्यूज़ इंडिया को दिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।